वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का, और वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2026 में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और उसके बाद देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग 20 अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बातें करेंगे, मैं उसको आपको समझाऊंगा भी, और 5 जो मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि 100% एग्जामिनेशंस में आता है, तो मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आखिर कौन कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपका है वो आने वाला है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, व्हाट इज री इश्यू ऑफ शेयर। तो शेयर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर करने के दौरान आपको समझाते हुए आगे बढ़ने वाला हूं। तो सबसे पहला अगर बात यहाँ पर कहा जाए तो आखिर जो री इश्यू होता है वो री इश्यू कब होगा, जब अगर हम लोग कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई शेयर होल्डर अगर मान लीजिए जितना उससे कॉल मनी मांगा गया है और कॉल मनी अगर नहीं देता है तो उसके बाद वो क्या किया जाएगा, शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं उसको जो है ना पूरे तरीके से अपने कब्जा में ले लिया जाता है। ठीक है ना, जब कब्जा में लिया जाएगा तभी तो वो फिर से दोबारा क्या किया जाएगा, री इशू किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझो बच्चा, बोला गया री इशू ऑफ शेयर्स इज व्हेन कंपनीज, बोला गया यहाँ पे सेल्स शेयर प्रीवियसली फॉरफिटेड टुक बैक, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल शेयर होल्डर एंड हु फेल टू पे फॉर देम। मतलब री इशू तभी कर सकता है जब कोई ऐसा शेयर होल्डर जो पे करने में अगर फेल हो चुका है, तभी उसको शेयर को क्या किया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है, तभी उसको क्या किया जाएगा, फिर से दोबारा री इशू करने की नौबत आता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, लिखा हुआ यहाँ पे व्हाट इज, यहाँ बोलेगा इरेडेमेबल डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स क्या होता है, तो डिवेंचर्स अगर देखा जाए तो एक प्रकार का लोन होता है कि नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग बातें करते हैं। ये तो ठीक है, समझ में आ गया सर, लेकिन ये आखिर है क्या, तो देखो बोला कि यहाँ पे जो एन इरिन्यूएबल डिवेंचर्स आल्सो नोन एज परपेचुअल डिवेंचर्स होता है, याद रखना है। ठीक है, इज बोला गया डेप्ट, डेप्ट मतलब क्या होता है, कर्ज। सो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है विथ बोला गया नो फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। सो मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड बाय द इश्यूइंग ऑफ कंपनी during its lifetime. So instead the company pay regular fixed interest or indefinitely functioning as a permanent capital sources often irredeemable. So only upon the company liquidations या winding up. मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे ये समझो, ये एक ऐसा डिवेंचर्स होता है बच्चा जिसमें कोई टाइम मैच्योरिटी का फिक्स नहीं होता है। जैसे ही अगर मान लीजिए कंपनी अगर बंद होगा, वाइंडिंग होगा, तभी जो है इसका रिडम्पशन होना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना, जब अगर कंपनी लिक्विडेशन होता है या वाइंडिंग अप होगा, बंद होगा, लिक्विडेशन होगा, तभी उस केस में आपको जो है ना यहाँ पे मिलने का चांसेस है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें, जो कि क्या कह रहा है, व्हाट इज बेयरर डिवेंचर्स। तो अब यहाँ पे बेयरर डिवेंचर्स की बातें करें तो क्या हो सकता है, तो बोले यहाँ पे बेयरर डिवेंचर्स इज अ डेप्ट सर्टिफिकेट होता है। ये क्या होता है बच्चा, तो एक डेप्ट सर्टिफिकेट होता है जिसमें हम लोग अगर देखें तो ऑन बाय whoever physically holds it transferable by simple delivery without company records। बात समझ में आ गया, ये क्या होता है, ये एक ऐसा डिवेंचर्स है जिसमें डेप्ट सर्टिफिकेट्स होता है, ऑन बाय whoever physically holds, जो भी अगर इसको अगर होल्ड करके रखा हुआ है डिवेंचर्स को, उसको बोला गया ट्रांसफर बाय सिंपल डिलीवरी विदाउट कंपनी रिकॉर्ड, बिना कोई कंपनी के रिकॉर्ड को ये ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रेयर डिवेंचर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की अगर बातें करें तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से जो है स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो क्वेश्चंस को कम से कम, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ये 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों इसको ध्यान से पढ़ ले, सीख ले, नहीं तो याद कर लें। ठीक है, अब आगे बोला गया नेम 4 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग सीखे हैं, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से जो है 4 गो एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्टेटमेंट्स, अगर फाइनेंशियल्स की अगर बातें करें तो क्या होता है बच्चा, सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं बैलेंस शीट, फिर क्या होता है इनकम स्टेटमेंट, फिर क्या है
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और तीसरा अगर हम लोग बात 1 2 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स या इक्विटी को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। और यही होता है आपका 4 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो अभी 4 को नाम लिखने के लिए बोला गया तो आप नाम लिख दोगे। ठीक है, सो विच कलेक्टिवली शो कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड कैश मूवमेंट ओवर टाइम। ये सब जो है ना, इससे पता किया जा सकता है जो कंपनी का मूवमेंट किस तरीके से और किस जगह पे किस तरीके से मुड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डेब्टर टर्न रेशियो, टर्नओवर रेशियो। जैसे कि आपको मालूम होगा, आप लोग जब अकाउंटेंसी बना रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे इसमें फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको याद होगा जो हम लोग यहाँ पे जो डेब्टर टर्नओवर रेशियो है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए अभी आपको मैं बता देता हूँ। बोला गया था डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। याद आया? नहीं तब इसको नोट कर सकते हो। फिर बोला गया सो हाउ इफिशिएंटली कंपनी कलेक्ट कैश फ्रॉम क्रेडिट सेल, या इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टर्न कस्टमर डेब्ट इनटू कैश इन ईयर। कितना यहाँ पे कस्टमर अगर कहा जाए तो यहाँ पे डेब्ट लिया है। ठीक है ना, डेब्ट इनटू कैश इन ईयर, हायर रेशियो मींस फास्टर बेटर कलेक्शन एंड स्ट्रॉन्गर बोला गया कैश फ्लो, वाले लोअर रेशियो अगर बात करें सजेस्ट स्लो कलेक्शंस एंड पोटेंशियल कैश फ्लो इशू। मतलब ये इससे ये पता चलता है डेब्टर के हिसाब से जो नेट क्रेडिट सेल। देखो डेब्टर्स कब होगा, डेब्टर्स कब आपको लगेगा हाँ यहाँ पर डेब्टर्स की बातें हो सकता है। बच्चा यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, अगर आपने किसी को उधारी दिया है ना, आप मान दुकानदार हो, अगर आपने किसी को सामान उधारी दिया है, इसका मतलब आप क्या किए, आपने क्या किया, क्रेडिट सामान बेचे हो, क्रेडिट पे सेल्स किए हो, है कि नहीं। तो क्रेडिट सेल जब किए हो तो आपको उधर से पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो एक्स नाम का जो बंदा है जो आपको पैसा देने वाला है वो आपके लिए क्या होगा, डेब्टर्स होगा। ठीक है, तो डेब्टर का रेशियो निकालने के लिए आपके पास क्रेडिटर्स, मतलब ये हुआ जब क्रेडिट सेल आपको मालूम होना चाहिए। जब तक अगर आपको क्रेडिट सेल अगर नहीं मालूम होगा तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला अगर आप देखते हो चाहे तो नेट क्रेडिट सेल्स अब बाय में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, मतलब कितना हमको जो है ना रिसीव हुआ है उसके एवरेज में, एवरेज। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अब बाय में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कम से कम ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो काम बन जाएगा। अगर 2 मार्क्स में अगर आ गया लिखने के लिए इसको तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना, इतना, और इसी को आप अपने हिसाब से तोड़ के लिख सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद करें क्वेश्चन नंबर 6। बोला यहाँ पे व्हाट इज अर्निंग पर शेयर। ये तो 100% क्वेश्चन है ना, आप ध्यान रखो, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया ईपीएस क्या होता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो अर्निंग पर शेयर होता है इज अ कोर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक शो हाउ मच प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कंपनी ने कितना जनरेट कर लिया है इनकम, उसके लिए यहाँ पे ईपीएस हम लोग है ना कैलकुलेट करते हैं। सो जनरेट फॉर ईच आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने भी बकाया शेयर्स है, स्टॉक्स है, ठीक है ना, कैलकुलेटेड कॉमन शेयर, हेल्प इन्वेस्टर्स, गैगी कंपनी, फाइनेंशियल सेल्स एंड वैल्यू ऑफ ऑपरेंट यूज विद द पीई रेशियो एंड शो आउट बोला यहाँ पे बेस्ट एनालाइज अलोंग साइड अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो बच्चे, इसको फिर से आप देखो, समझो यहाँ पे क्या कहते हैं। अर्निंग पर शेयर किसको कहोगे, तो ये एक जो है ना बिजनेस का कोर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नापने के बराबर माना जाता है। बोला कि यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स शोइंग हाउ मच प्रॉफिट कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ इट्स स्टॉक कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट इनकम। देखो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जितना भी आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स होगा, जितना भी आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा, डिवाइड कर देते हैं नेट इनकम से, माइनस, हमेशा ध्यान रखना उसमें से जो डिविडेंड है उसको माइनस करके ही हम लोग डिवाइड करते हैं, उससे क्या निकल के आता है, ईपीएस। तो इसको एक लाइन में हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ईपीएस जो होता है वो किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो को, या हम कह सकते हैं वहां पे चेक करने के लिए कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसको चेक करने के लिए ईपीएस पर अर्निंग शेयर, लेकिन ध्यान रखना इसमें शेयर से ही निकाल के लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करें
तो बोला कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैट गुडविल। तो गुडविल क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा। जो गुडविल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये एक तरीके से टेंजिबल होता है, और ये टेंजिबल अगर एसेट है बच्चा, तो रैट का मतलब तो पता ही होगा चूहा होता है, मतलब आप इसको डॉग भी बोल सकते हो। आप ध्यान से अगर पढ़ोगे गुडविल के बारे में, ये रैट भी है, डॉग भी है कि नहीं है। क्योंकि गुडविल जो है ना हमेशा किसी भी अगर बात करें जो कंपनी है उसके पीछे पीछे भागते रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे गुडविल को रैट क्यों बोला गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुडविल को रैट इसीलिए बोला गया है। बोला रैट गुडविल इज बिजनेस का अगर बात करें, इन बिजनेस रेफर्स टू अ वीक और बोलेगा अनरिलायबल टाइप्स ऑफ कस्टमर लॉयलिटी वेयर पैट्रॉन्स एरेंट अटैच टू द बिजनेस ऑनर और ब्रांड। क्योंकि गुडविल का जो मतलब होता है एक तरीके से ब्रांड होता है कि नहीं है। तो जहां जहां जो है ना ब्रांड जाएगा वहां वहां एक तरीके से कस्टमर पीछे की ओर जो है ना भागेगा। इसी वजह से ऐसे गुडविल को आप कह सकते हो ये रैट की तरह चल रहा है, ठीक है, चूहा की तरह पीछे पीछे। अब आगे अगर देखें ध्यान से तो बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रपोज्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड किसको बोला जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना शेयर होल्डर को जो बांटा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। लेकिन ये क्या है, तो बोला गया प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ रिकमेंडेशन बाय कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू पे शेयर होल्डर। मैंने अभी बताया आपको जो डिविडेंड जो होता है वो डायरेक्टर के द्वारा ध्यान से सुने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जब पे किया जाता है शेयर होल्डर को पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट अगर होगा उसके प्रोपोर्शनली अगर कहें या पोर्शंस में अगर कहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा शेयर होल्डर को दिया जाता है डिविडेंड। सो अनाउंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बट ओनली फाइनलाइज्ड आफ्टर शेयर होल्डर अप्रूवल एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ऐसा क्वेश्चंस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बताया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो डिविडेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके जो प्रोपोर्शनली होगा। अब मान लो कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख अगर हुआ है तो 5 लाख वो नहीं बांटेगा, उसका जो प्रोपोर्शनली होगा 50,000 1 लाख, ठीक है ना, उसके हिसाब से वो बांट सकते हैं। लेकिन उसके लिए अप्रूवल कहां से मिलना चाहिए, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में ही हो सकता है। सो एक्टिंग एज ए इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ एंड व्हाइल अवेटिंग द ग्रीन लाइट फॉर द पेमेंट। और यहीं से जब एनुअल मीटिंग होगा, एजीएम होगा, यहीं से जो है ना ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तभी जो है ना यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ प्रपोज डिविडेंड मतलब ये हुआ जब एनुअल मीटिंग में जब डिविडेंड के लिए प्रपोज यहाँ पे रखा जाएगा, जब भैया आप जो है ना डिविडेंड को बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे होता है। तो अप्रूवल कहां से होगा बच्चा, तो होता है एजीएम में, एनुअल हम बोल सकते हैं यहाँ पे जनरल मीटिंग में। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला गया यहाँ पे When does a cash flow arise? कैश फ्लो कब आपको नौबत आ जाएगा, When does a cash flow arise? तो हम सिंपल सी बोल सकते हैं हम यहाँ पे कैश फ्लो arise whenever there actual movement in flow और outflow। जब अगर बात करें बिजनेस में कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की बातें चलेगा तभी तो कैश का प्रॉब्लम अराइज होगा। प्रॉब्लम तो यह बातें हो नहीं रहा है, तो कैश का जो बातें होगा वो कहाँ हो सकता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो जब बिजनेस में कैश या कैश इक्विवेलेंट की बातें तभी हो सकता है जब इनपुट या आउटपुट की बात होगा। आउटपुट मतलब क्या, हमने खर्चा किया, और इनपुट का मतलब क्या, हमने पैसा लिया। तो उसी जगह पे उसी समय हम कह सकते हैं वहां पे कैश फ्लो क्या होगा, अराइज होगा। ध्यान सुन लेना है, कैश फ्लो अराइज व्हेनेवर देयर एन एक्चुअल मूवमेंट इनफ्लो या आउटफ्लो और कैश या कैश इक्विवेलेंट, तो हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो अराइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 100% यहाँ पर कह सकते हैं किसी न किसी तरीके से आपको गुडविल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पे जो व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल के बारे में तो अभी पता हूँ, ठीक है। वैसे क्या बोल सकते हैं, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट होता है कि नहीं है। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। वैसे हमेशा ध्यान रखना, गुडविल जो होता है ना किसी भी कंपनी का क्या होता है, रेपुटेशन के लिए होता है, ब्रांड के लिए होता है, कस्टमर लॉयलिटी के लिए होता है। कस्टमर का जो लॉयलिटी की बातें करें, आप अगर मान लो कौन सा कोई भी ऐसा कंपनी, ठीक है ना, चाहे आप नाइक का जूता की बातें करो, ठीक है ना, या आप बात कर सकते हो वुडलैंड की बातें करो, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे कंपनी है, ब्रांड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छे से ब्रांड होते हैं उसके पीछे, क्योंकि हम लोग जो कस्टमर है उस ब्रांड के लिए क्या होते हैं, लॉयल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ उसका गुडविल क्या है, अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ उस कंपनी का ब्रांड जो हम लोग यूज कर रहे हैं
वो कंपनी अच्छा है, उसका गुडविल अच्छा है, लॉयल कस्टमर की वजह से हम लोग उसको चूज करते हैं, ठीक है। सो अदर नॉन फिजिकल एडवांटेज अगर बातें करें दैट अलाउ इट अर्न एबव एवरेज प्रॉफिट, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करते हैं यहाँ पे गुडविल का, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट्स वैल्यू प्राइमरी व्हेन द बिजनेस इज ब्राउट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पार्टनर चेंज कैलकुलेटेड बाय, हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल का, कितने तरीके से, कितने मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, तो कम से कम 3 मेथड आपको याद रहने चाहिए। 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन जब भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर मिलेगा तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जिसमें यहाँ पे देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, मतलब 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं गुडविल को, कम से कम यहाँ पे अगर देख ले तो। सो बोला कि यहाँ पे फोकसिंग ऑन फ्यूचर्स अर्निंग पोटेंशियल बियॉन्ड द टेंजिबल एसेट, ये तो पता चल गया, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जो गुडविल होता है वो तरीके से टेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। तो बोला कि यहाँ पे जब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अगर गुडविल की बात करें तो एवरेज के लिए क्या करना है बच्चा, सिंपल सा, जितने भी ईयर का आपके पास प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आप निकाल के डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसको यहाँ पे ध्यान सुनो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट अर्न ओवर सेवरल पास्ट ईयर, मतलब आप पिछले अगर बात करें 10 साल में प्रॉफिट जो आपका कंपनी किया होगा सबको क्या करना होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, तो उसको जोड़ के जितने साल, अगर मान लो 5 साल का प्रॉफिट आपके पास अगर है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ लो और 5 से डिवाइड कर दो, इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज। और उसके बाद डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट तो निकालने के लिए आपने समझ लिया, यहाँ पे जितना भी दिया जाएगा प्रॉफिट एवर सेवरल पास्ट ईयर्स मल्टीपल बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स एंड परचेज चूज ऑफ द बेस्ड ऑन इंडस्ट्री या एग्रीमेंट, इसको निकालने के लिए सिंपल से फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट निकालो। पहले तो क्या करना होगा, अगर मान के चलो अगर हम 3 साल के प्रॉफिट की अगर बात कर रहे हैं, 3 साल का, तो मान लो किसी साल 2000 है, किसी साल 3000 है, ठीक है ना, और किसी साल अगर मान लो 4000 है, तो यहाँ पे 3 साल की जब मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको जोड़ के क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, 4 2 6 3 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 3000 बनेगा। अभी 3000 को क्या करना होगा, जो भी ये हुआ एवरेज प्रॉफिट, अब इस एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, जितने भी साल का परचेज निकालना है 2 साल 3 साल, तो उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल का आ जाएगा यहाँ पे एवरेज मेथड से गुडविल का निकालना, ठीक है। वही सबसे ज्यादा अगर बात करें बच्चा जो क्वेश्चंस आता है वो आता है सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे जो मैं बातें कर रहा हूं ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो फोकस ऑन प्रॉफिट अर्न अबव द व्हाट कंसीडर नॉर्मल एंड इंडस्ट्री रिफ्लेक्टिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। सो कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसको जो है ना हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहां पे निकल आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है रूल, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल जो प्रॉफिट अभी निकाले हैं यहाँ पर इसको माइनस अगर कर लेते हैं बच्चा तो हम लोग को निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद जब भी सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट निकल के आया था, उसी तरीके से जब भी सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा तो सुपर प्रॉफिट को क्या करना होगा, पर नंबर ऑफ ईयर्स जो परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ दूसरा तरीका। अब यही अगर हम बात करें हम लोग कैपिटलाइज के हिसाब से, तो कैपिटलाइजेशन मेथड बोला गया, कॉन्सेप्ट जो होता है वैल्यू गुडविल बाय determining the capital needed to earn the current profit at the normal rate of return। ध्यान दे यहाँ पे जो बातें बताया जा रहा है तो भैया इसको अगर कैलकुलेट अगर करना होगा तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है जो अर्न हुआ है करंट में, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना है एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। इसके दो अप्रोच से हम लोग बना सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहले गुडविल निकालो, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद जब इसका निकालना चाहते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो गुडविल इक्वल टू ये तो निकालना पड़ेगा ना, बिना सुपर प्रॉफिट निकाले से कैपिटलाइजेशन नहीं बनेगा। मतलब ये अगर हम लोग एवरेज मेथड से बनाते हैं तो सिंपल जितने भी परचेज क्या बोलते हैं प्रॉफिट है उसको जोड़ के नंबर ऑफ परचेज से डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके आगे जितना भी परचेज करने होते हैं उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। मतलब पहले एवरेज प्रॉफिट तो 5 साल, अभी मैंने आपको बताया था 3 साल का है तो 3 साल के जोड़ के 3 से डिवाइड कर दी, उससे क्या निकल का है एवरेज। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर निकल का आ जाए।
अब सुपर प्रॉफिट को बनाने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगा। उसी तरीके से आपको जब कैपिटलाइजेशन मेथड अगर बनाते हैं तो आपको सुपर प्रॉफिट का भी जरूरत पड़ेगा और एवरेज मेथड का भी जरूरत पड़ेगा, तभी जाके आप इसको बना सकते हो। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा उससे आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 था, उसमें पूछ दिया गया था जो गुडविल होता क्या है और इसको कितने तरीके से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, 100% क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चा, तो बोला यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देख लें तो बोला कि और इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके लिमिटेशन, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो बताया वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये भी अभी बात कर रहा हूँ, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बोला गया दीज आर ए स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स डीलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, प्राइमरी द बैलेंस शीट, income statement, cash flow statement, a statement of equity. They provide insight into profitability, liquidity and solvency of investors, so creditors and management. तो ये अगर बात कहा जाए बच्चा सिंपल सा लैंग्वेज में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करने के लिए होता है। अगर आपको ज्यादा नहीं मालूम है तो आप क्या कहोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कह सकते हो जो किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का अगर कहें तो बैलेंस शीट, इनकम या प्रॉफिट की बातें करें, लॉसेस की बातें करें, ठीक है ना, इक्विटी की बातें करें, डिवेंचर्स की बातें करें, इस सब को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस की अगर बातें करें तो लिमिटेशंस तो है, इसके लिमिटेशंस की अगर बातें करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो बोला गया फोकस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल फिगर। तो इसका मतलब ये हुआ जब कंपनी में जो भी अभी तक प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसके बेस पे हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन है। अच्छा, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव बातें बताना है। उसके बाद बताया यहाँ पे कंसीडर्स ओनली मॉनेटरी एसेट, मतलब ये तो पता है अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे तो भाई सिर्फ और सिर्फ हम इसी के बारे में बात करेंगे, अकाउंट्स में कोई इमोशंस की बातें नहीं, तो मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ही हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं लिमिटेशन, तो लिमिटेशन मतलब क्या, डिसएडवांटेज। अब बोला यहाँ पे इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल जो चेंज होता रहता है उसको इग्नोर किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ बोला गया यहाँ पे बाइनेस ऑफ एनालिस्ट, मतलब एनालिस्ट के द्वारा अगर हो सकता है कुछ गड़बड़ अगर हो गया है उसको इग्नोर कर, पॉसिबिलिटी होता है। अब उतने सारे रुपये पैसे होते हैं उसको अगर हिसाबदारी किया जाएगा तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है। डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। और बोला इट फेल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, अब फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग कहते हैं वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और उतना ज्यादा ठीक नहीं होता है। देखो ये लिमिटेशन है, तो अगर आपको एग्जाम अगर आ जाए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है, तो यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट 6 पॉइंट दिख रहा है आप इतना अच्छे तरीके से समझ जाओ, यही होता है आपका लिमिटेशन। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात करें बच्चा वो है 12 नंबर। बोला कि व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू किसको कह सकते हैं, तो जहां पे अगर मान लो जो भी अगर लोग हैं, जिसमें मान लो इंश्योरेंस कराया, ठीक है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कराया, अगर आप वहां पे पैसा देने में असक्षम है, नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या करो, वहां पे सरेंडर कर सकते हो, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ बोला गया है सरेंडर वैल्यू इज द मनी पॉलिसी होल्डर gets from the insurance company when they are choose to cancel their policy prior to the policy maturity period। एक तो हुआ भाई मैच्योरिटी पीरियड आ गया, उस समय हम सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे एक सरेंडर वैल्यू हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये होता है जब मैच्योरिटी नहीं भी हुआ फिर भी हम वहां पे क्या करें, सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा तो सरेंडर वैल्यू तब माना जाएगा जब आपका मैच्योरिटी डेट आ चुका है, मैच्योरिटी का समय आ चुका है, तो वहां पे अपना जो पॉलिसी, ठीक है ना, आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, रिलायंस का लिया है या कोई भी चीज का लिया है, तो वहां पे जाके जब अपना प्रीमियम सही सारे चीज को सरेंडर कर देते हैं बॉन्ड पेपर साथ, ठीक है, इसका मतलब वहां पे क्या माना जाएगा, आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो वहां पे उस डेट का, उस टाइम तक का जो भी सरेंडर वैल्यू होगा वो आपको कैलकुलेट करके कंपनी वाले आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बातें करें तो बोला है कि व्हाट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अलाभकारी संस्था। मतलब ये ऐसे संस्था होता है जहां से मुझे पैसे कमाने नहीं, ठीक है ना। तो जहां से अगर मुझे वैसे संस्था से जहां पे पैसे कमाने नहीं है, वही क्या होता है, नॉट फॉर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बातें करें बच्चा तो बोला कि आर द एस्टेब्लिशमेंट दैट आर फॉर यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर, किसके लिए किया जाता है? वेलफेयर के लिए, कल्याणकारी के लिए ऑफ द कम्युनिटी। एंड द आर बोलेंगे आर सेट अप द चैरिटेबल एसोसिएशंस विच ऑपरेट विदाउट एनी मोटिव फॉर प्रॉफिट। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे मकसद पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। याद हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन के बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो बोला कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये भी 100% यहाँ पे ध्यान से सुन लो बच्चा। बोला गया है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अगर हम अपने लैंग्वेज में अगर बात करें बच्चा तो इक्विटी शेयर हम लोग बोल सकते हैं जहां पे ऑनरशिप की बात किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर प्रेफरेंस शेयर की बातें करें वहां पे ऑनरशिप की बातें नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बात और अगर बता दूं तो जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर वाले को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कम से कम 2 पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे चलो और भी बातें यहाँ पे समझ लेते हैं आखिर क्या है। तो बोला कि इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर ऑफ कंपनी दैट रिप्रेजेंट ऑनरशिप। मैंने अभी बताया है इक्विटी शेयर्स होल्डर वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक ऑनरशिप का दर्जा दे सकते हो। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बातें करें बच्चा तो प्रेफरेंस शेयर आर बोला यहाँ पे पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो जो भी उसका पेमेंट होगा ड्यूज होगा उस तरीके से इसको मिलेगा। वही अगर हम लोग ये भी देख ले यहाँ पे वंस दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर द डिविडेंड रेट इन द नॉट फिक्स्ड। मतलब यहाँ पे ये भी देख लो, मतलब ये हुआ जितने भी अगर बात करें प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले को जो है ना रेट फिक्स होता है कितने रेट ऑफ रिटर्न मुझे देने हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स वाले का कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि वो ऑनर है। अब ऑनर है जितना उसके पास जो बचा वही उसका प्रॉफिट होगा। तो मतलब यही बात निकल के आता है जो इक्विटी शेयर क्या होता है, ऑनर्स होते हैं कंपनी का, ठीक है ना। उसके बाद उसका रेट ऑफ रिटर्न की अगर बातें करें प्रॉफिट या डिविडेंड का फिक्स नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले अगर बातें करें किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रॉफिट या डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसका रेट ऑफ क्या होता है, फिक्स होता है, और वो कंपनी के ऑनर या फर्म का ऑनर नहीं माना जाता। कौन, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये बात है आपको समझ में आ गया। अब अगला अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 15 नंबर क्या कह रहे बच्चा, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैन हेल्प बिजनेस एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर। जो अगर मान लीजिए आप शेयर लेते हैं, ठीक है ना, तो बोला कि स्टेक होल्डर एनालाइज द वर्किंग कैपिटल मूवमेंट विद इन द गिवन कंपनी। मतलब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का इंपोर्टेंस इतना ज्यादा तगड़ा है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो बिजनेस चला रहा होता है। जैसे हम अगर सीईओ का अगर बात करें तो सीईओ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ हम कह सकते हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब यहाँ पे ये हुआ जो काम करेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कैन हेल्प बिजनेस एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स एनालाइज द वर्किंग कैपिटल मूवमेंट विद इन द गिवन कंपनी। तो वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और उसके बाद एनालाइज किया जाता है इजियर फॉर बिजनेस टू इंप्रूव एन ऑपरेशन इन ऑर्डर्स, सो प्रिजर्व कैश एंड इंप्रूव योर इनफ्लो, सो इट ब्रेक्स डाउन द कैश मूवमेंट इनटू 3 कोर एरिया दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको हम एक लाइन में जवाब ये देना चाहते हैं बच्चा, जो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट्स होता है वो किसी भी कंपनी का कितना काम में है पैसा लगा हुआ और कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना हमने इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे सब तो अलग अलग कैटेगरिया होता है जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जो एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है कितना मुझे है ना कैश फ्रॉम कोर बिजनेस। कोर बिजनेस मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल्स की बातें करें जो सबसे मेन है, जहां से अर्निंग मुझे ज्यादा आता है, हम कह सकते हैं कैश फ्रॉम कोर बिजनेस सेल्स एंड एक्सपेंसेस, उसको बोलेंगे ऑपरेट। अगर मान लो हम मेरे पास कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी है तो हम उसमें देखेंगे उस कंपनी को चलाने के लिए, अगर मान लो हम पाव रोटी अगर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो पाव रोटी बनाने का मतलब ये हुआ उसको ऑपरेट करने के लिए कितना हमने वहां पे कोर अगर बिजनेस अगर है उसमें कितना का पैसा लगा हुआ, कितना हम सेल्स की बातें करें, उस सेल्स को करने के लिए कितना हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आ जाता है ऑपरेटिंग
चलाने के लिए, इसमें आपका हो तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल्स भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे ऑपरेटिंग के लिए आपको वर्किंग कैपिटल को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये जो इन्वेस्टिंग है वो बोला गया है कैश यूज फॉर जनरेटेड फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट या इक्विपमेंट्स या इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब ये हुआ, एक तो हुआ जो कोर बिजनेस में जो पैसा लगाए वो होगा ऑपरेट करने के लिए। अब मुझे अगर बिजनेस को अगर बड़ा करना है, देखेंगे हम उसमें क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर कोई इक्विपमेंट अगर हम पाव रोटी को बनाने में लगा रहे हैं या अलग अलग जगह पे फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो वो जो होगा इक्विपमेंट या वो जो इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे हम इक्विपमेंट की बातें करें या मशीनरी की बातें करें, वो सब आ जाता है बच्चा इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे अगर कहें तो आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट में रख सकते हैं। उसी तरफ अगर बात करें, तीसरा जो होता है वो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप देख सकते हो कैश फ्रॉम डेब्ट, इक्विटी, डिविडेंड्स, टेकिंग लोन, इश्यूइंग ऑफ स्टॉक्स, पेइंग बैक इन्वेस्टर, ये सब किस में आ जाएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आपको एक यहाँ पे बात पते की बात बता देते हैं, ये क्वेश्चंस का जो आप देख रहे हो डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, आप लोग क्या करना है, इसके फॉर्मेट जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड से दोनों दिए गए हैं, आप अच्छे तरीके से याद कर लेना बच्चा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको पता है अभी तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ तीनों में से कोई एक कराऊंगा, ठीक है ना, किस तरह के इसको कैलकुलेट किया जाता है आखिर जब आपको बिजनेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू बनाने के लिए बातें कहा जाएगा तो। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब यही होता है जो हमेशा बिजनेस में कैश से रिलेटेड ही हम लोग ट्रांजैक्शन की बातें करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो, इसके जो डिफरेंशिएट की अगर बात करूं, कैश फ्लो एनालिसिस इंपोर्टेंस क्या है, अगर हम कहें यहाँ पे तो कैश फ्लो को एनालाइज करने का यहाँ पे मुद्दा क्यों आता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो डिसीजंस मेकिंग, अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अगर हम यहाँ पे अगर बनाते हैं तो फायदा क्या है, तो बोला कि एनेबल्स इनसाइटफुल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब ये कंपनी का ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो कंपनी के ग्रोथ को जानने के लिए मेरा कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, या फ्यूचर्स को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो देखो बच्चा, हम आपको समझाते हुए इस क्वेश्चन को चाहे तो हम यहाँ पे शो करके ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाते हो ना तो आपको क्या करना होगा, अपने लैंग्वेज में भी अगर लिखोगे एग्जामिनेशन में तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अपने लैंग्वेज में ही लिखने पे मार्क्स आपको अच्छे से मिलेगा। तो बोला यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात बोला कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब ये हुआ, अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस को लंबा समय तक कैसे चलाया जाए उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सो एंटीसिपेट बोला गया कैश रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर एडुकेट लिक्विडिटी फॉर ऑब्लिगेशंस एंड ऑपरेशंस। फिर बोला कि यहाँ पे कैश फोरकास्टिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ हम कैश के बारे में अगर बात करेंगे, तो फोरकास्टिंग मतलब बिजनेस में मुझे कितना पैसे की जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको समझने के लिए हम लोग जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सो इट कंसिस्ट इन, बोला गया क्रिएटिंग एक्यूरेट बजटिंग एंड हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग फॉर सरप्लस या शॉर्टफॉल। कंपनी या फर्म जो होगा उसका शॉर्ट हो रहा है या गेन कर रहा है सरप्लस में, उसके लिए हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। अगली बात ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको यूज करें, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उससे फायदा होता है। अगली बात वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से अगर सही तरीके से अगर हम लोग समझ जाते हैं, बना लेते हैं कंपनी के द्वारा, तो वहां पे ये पता चल जाता है आखिर हम लोग वर्किंग कैपिटल में या वर्किंग मैनेजमेंट में कोई यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे हैं। और सबसे अगली बात अगर कहें बच्चा फाइनेंशियल, बोला यहाँ पे वायबिलिटी के हिसाब से डिटरमाइन द एबिलिटी टू पे बिल्स कवर एक्सपेंसेस एंड बोला कि मिटिगेट पोटेंशियल एंड बैंकरप्सी ऑफ फाइनेंशियल डिजास्टर, ये भी बोल सकते हैं डिस्ट्रेस। मतलब ये हुआ, अगर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर बात करें यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हम ये भी पहले से पता कर लेते हैं भाई किसी तरीके से हम कहीं बैंक करप्ट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस सब से बचने के लिए क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मतलब एक लाइन में अगर जवाब दें तो कंपनी के ग्रोथ और कैश को जानने के लिए और कंपनी को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं बच्चा, वो है क्वेश्चन नंबर 16 का।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखें तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जो व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। आपको तो अच्छे तरीके से मालूम होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बातें करें वो कब नौबत आता है, जब पार्टनर्स अगर एडमिशंस लेता हो तभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत पड़ेगा। रिटायरमेंट की बातें हो, डेथ की बातें हो, डेजुलेशंस की बातें हो, तो उस समय भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो बोला गया रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस बाय एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। मतलब पहले से कोई अगर मान लीजिए एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में, उसमें अगर कोई तरीके से अगर चेंजेस अगर हो रहा है तो उस चेंजेस को हम लोग फिर से अगर बनाएंगे नए तरीके से, इसी वजह से कहा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशंस। उसको पुनर्मूल्यांकन भी कह सकते हैं हिंदी में। तो बोला कि यहाँ पे जो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स मींस एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट among partners leading to the old agreement और ending a new one starting। मतलब वही मैंने बोला, जो पहले पुराना वाला अगर मान लीजिए कोई पार्टनर अगर आ रहा होता है, जा रहा होता है या डेथ कर गया, फिर से कंपनी को हम मुझे चलाने हैं, तो वहां पे एक रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, जो पुराने जो एग्रीमेंट है उसको नया तरीके से जब बनाएंगे, चेंज करेंगे हर एक चीज को, तो वही क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशंस कहलाता है पार्टनरशिप का, है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या बात ध्यान रखने बच्चा, लीडिंग टू द ओल्ड एग्रीमेंट एंडिंग एंड न्यू वंस बोला गया स्टार्टिंग हो जाएगा। सो व्हाइल द फॉर्म इटसेल्फ कंटिन्यूअस टू ऑपरेट अनलाइक डिसोल्यूशंस की बातें करें, रिकंस्ट्रक्टिंग यहाँ बोला गया, रीस्टार्टिंग या स्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं, चेंज द पार्टनर्स राइट्स लायबिलिटी प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एंड ड्यू टू एडमिशन। देखो वैसे तो हम यहाँ पे बता ही दिए क्या क्या हम किस काम में बातें बोल सकते हैं, ये कब रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगा या रिकंस्ट्रक्शन की कब जरूरत पड़ता है बच्चा, जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की बातें करते हैं, ठीक है ना, रिटायरमेंट की बातें करते हैं, डेथ की बातें करते हैं, तभी हमको प्रॉफिट लॉस या और भी जो चीजें हैं सबको चेंज करने की नौबत आता है। कब, जब ये रिकंस्टिट्यूशंस होगा। उसका मेन कारण होता है एडमिशंस हुआ कंपनी फॉर्म में या पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ। ये बात समझ में आ गया। और वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पे 17 नंबर जो बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ध्यान सुने, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आएगा 100%। जो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल्स क्या होता है। तो देखो बच्चा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं आखिर ये जो फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल। देखना बच्चा, आपको हो सकता है एग्जाम इसके जगह पे ये भी आ सकता है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है ना। इसके जगह पर रिप्लेसमेंट के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के लिए फंड्स बोला गया यूज टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्स्ड कैपिटल उसको कहा जाता है यहाँ पे जहां पे लंबे समय के लिए हम लोग उस फंड को यूज करते हैं। और वही वर्किंग कैपिटल की बातें करें, डे बाय डे जो बदलते हुए रहता है, आज कितना हमको है ना कोई प्रोडक्ट को बनाने हैं उसके हिसाब से जो काम होता है, सो उसको बोल सकते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। सो फंड यूज टू फुलफिल डेली बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होता है। आप बोला कि यहाँ पे इट इज ए लेस लिक्विड, बात तो सही है क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है, इसमें लिक्विडेशन की या लिक्विडिटी की बातें बहुत कम होता है, इसमें हाईली लिक्विडिटी होता है क्योंकि डे बाय डे काम हो रहा है, पर डे काम हो रहा है। उसी तरीके से अगर फिक्स्ड कैपिटल की बात करें बच्चा, डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश, बात तो सही है क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल को यहाँ पे जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर बात कहा जाए, जब एक बार फिक्स्ड कैपिटल में जब एक बार अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो एक लंबे समय तक चलते रहता है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग की बातें करते, रिक्वायर ऑफ रेगुलरली, इसमें चेंज होते रहता है कि नहीं है। उसी तरीके से मोर फंड इज रिक्वायर्ड क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है बच्चा, तो फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है। इसमें बोला गया जो भी डे बाय डे जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही से आप काम चला सके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये ठीक है। वही अगर बात करें यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में आता है शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा आर सम सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान रखिए, कम से कम एग्जांपल भी याद रखो, ये सब जो है ना किस में आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें, जिसमें प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लोन आर सम सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो कि छोटा समय के लिए और कम समय के लिए बातें जो होता है वो आता है वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएशंस में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला अगर बातें करें 18 नंबर क्वेश्चन, तो बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ये भी आप 100% क्वेश्चंस को ध्यान समझ लो, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ठीक है।
तो बोला कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाला भी अगर मान लीजिए अगर आप इसको समझ के याद करते हो पढ़ते हो तब इसको 5 मार्क्स में भी अगर आएगा तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। करना यही है, 3 पॉइंट्स है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है करंट रेशियो का, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, उसको लिख के कुछ एग्जांपल यहाँ पे सेटअप कर दो, आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो बोला कि यहाँ पे करंट रेशियो की बातें करें तो क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शंस ऑफ टोटल करंट एसेट टू द टोटल करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो को हम लोग क्या फॉर्मूला बोले हैं अभी, जो करंट जितना एसेट होगा उसको करंट लायबिलिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर दो, रेशियो निकल के आ जाएगा। और क्विक रेशियो की अगर बातें करें बच्चे यहाँ पे तो बोला कि प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड करंट एसेट, अब बाय में हो जाएगा लिक्विड करंट एसेट, अब बाय में लिक्विड करंट लायबिलिटी जो होगा वही आपका क्विक रेशियो माना जाता है। इसमें कुछ टर्म्स अगर कहें तो जो कि घटाने पड़ते हैं, किसमें से, करंट एसेट में से जब घटाएंगे तो क्विक रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाते बच्चा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 बोला गया मेजर्स द एबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ये जो करंट रेशियो है ये तो बोला गया ये मेजर जो किया जाता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए, ये तो और भी होता है, ठीक है ना। बोला गया मेजर्स द एबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड करंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, रेशियो जो होता है अगर बात करें करंट रेशियो 2:1 इज कंसीडर फेवरेबल करंट रेशियो। एसेट ज्यादा 2 होना चाहिए एसेट और 1 होना चाहिए लायबिलिटी, इसको बोलते हैं फेवरेबल। और क्विक रेशियो की बात करें बच्चा, ये जो फेवर करता है 1:1। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, तो क्विक रेशियो का फेवरेबल जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 1:1 होता है। उसी तरीके से करंट रेशियो का जो फेवरेबल होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा और सब्जेक्टिव अगर लिखना है तो यहां से तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें बच्चा तो बोला कि यहाँ पे व्हाट इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये भी आप 100% की तरह से क्वेश्चंस को आप समझ लो कि किसको कहते हैं। तो बोला गया कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होता है सम विद अ प्रोविजंस, ये प्रोविजंस के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। एंटाइज शेयर होल्डर टू रिसीव डिविडेंड इन एरियर, तो जहां पे बकाया होता है ना, रिसीव डिविडेंड्स होगा लेकिन एरियर से। सो व्हेन अ कंपनी डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, अगर मान लीजिए कंपनी किसी तरीके से वो इनफ प्रॉफिट नहीं किया, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, बोला कि इन ईयर टू पे डिविडेंड्स दे पे कम्युलेटिव डिविडेंड्स इन द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कहें तो प्रेफरेंस शेयर को जो है ना बांटते जाएगा। ठीक है, बकाया है लेकिन वो थोड़े थोड़े करके समय समय पे वो प्रॉफिट को बांटते हुए चला जाएगा, वही तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ फिर से बातें कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें बच्चा तो बोले व्हाट इज मींट बाय स्वेट इक्विटी शेयर। ये जो स्वेट इक्विटी शेयर की बातें कर रहे हैं बच्चा, ये क्या होता है, इसको अपने भाषा में एक लाइन में अगर बता दें तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर जो एग्जिस्टिंग होता है, मौजूदा जो वहां पे शेयर होल्डर होते हैं या वहां के अपने लोग जो होंगे उसी को ये शेयर्स मिलता है। ठीक है ना, यहां पे अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं स्वेट इक्विटी इज डिफाइंड एज द पार्टिसिपेशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको अंडरलाइन करो। पार्टिसिपेशंस कौन हो सकता है यहाँ पे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है इन कंपनीज in preferential terms. So owners of company in particulars private equity funds want to ensure that managing director pursue the goal of increasing the value of the company as much as possible. तो कंपनी की अगर बातें करें यहाँ पे जो गोल है उसके वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए तो यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन्हीं लोगों को ये स्वेट इक्विटी अगर बातें करें इसको मिल सकता है। बातें समझ में आ गया, बातें समझ में आ गया। स्वेट इक्विटी मतलब क्या, जो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा या मेंबर्स होगा, सिर्फ उसी को ये शेयर मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको 20 अगर कहा जाए 20 अगर कहा जाए तो मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चंस जिसमें आपको थ्योरेटिकल है। अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से कम 20 अगर आप पढ़ लेते हो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं आपका एग्जामिनेशन सही तरीके से जाने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो था वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करने जा रहे बच्चा वो है हम लोग का
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कैलकुलेट करेंट एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करंट एसेट आपको निकालने हैं। करंट एसेट निकालने के लिए यहाँ पे बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट निकालने का, तो करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं ना, जो भी आपका करंट लायबिलिटीज होगा, तो करंट लायबिलिटीज में क्या करो, वर्किंग कैपिटल को जोड़ दो, आपका करंट एसेट निकल जाएगा। अल्टीमेट ये कह सकते हैं यहाँ पे सबको जोड़ देंगे ना तभी आपका करंट एसेट निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये एक बार नहीं 3-4 बार पूछा गया। तो कृपया करके सारे बच्चे कम, जितने भी हिंदी मीडियम से मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं बिहार बोर्ड वाले बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होगा, करना यही होगा, जितनी भी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है लायबिलिटीज, बीपी क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो ये जो बीपी है और उसके बाद जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसको अगर हम लोग जोड़ दे और जोड़ने के बाद वर्किंग कैपिटल भी अगर कहें तो जोड़ दिया जाता है किसमें, करंट एसेट को निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला बना यहाँ पे करंट एसेट इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लायबिलिटीज। यही तो होता है। बात समझ में आ गया। चलो इसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखो ऐसे बनाएंगे, क्या होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ये माइनस के हिसाब से हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो अगर करंट लायबिलिटीज निकालना है, अगर ये करंट लायबिलिटीज निकालना है बच्चा तो माइनस सीएल, इसको अगर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब करंट एसेट कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जो 64,000 जो दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पे बिल्स पेबल, ये सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज है। वैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि भाई करंट लायबिलिटीज अगर निकालना होगा तो क्या करो, ये दोनों को जोड़ दो। तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। आप बताओ अगर करंट एसेट निकालना है, करंट एसेट यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, अगर करंट एसेट अगर आपको निकालना है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में अगर करंट लायबिलिटीज को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका आंसर जो भी निकल के आएगा वो होगा आपका करंट एसेट होगा। और यही आपको निकालने के लिए बोला। अब बताओ बच्चा, बस इतनी सी बात के लिए आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो आपको करने में क्या जा रहा है, और ध्यान रहे फॉर्मूला सबसे मेन जो चीज होता है ना, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो अकाउंटेंसी के लिए मेन होता है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, लिखा है द फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ऑफ पटेल लिमिटेड। अब यहाँ पे 2023 और 2024 के यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, डेप्टर्स, और देखो ये सब चीजें दिया हुआ, पहले इसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप लास्ट में यहाँ पे देखते क्या कहना चाह रहा है, हम इसको क्या निकाल के दें। तो बोला गया द कंपनी इनकर्ड अ लॉस। जो भी कंपनी है यहाँ पे पटेल लिमिटेड है, ये पटेल लिमिटेड क्या बोला गया, 50,000 रुपया लॉस हुआ उस साल का। चलो कोई बात नहीं। अब बोला गया कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस में मैंने वाजे करा जो आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटीज का क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो बच्चा यहाँ जो आपको दिख रहा है, मैं इस क्वेश्चंस को निकाल के देने वाला हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप पहले समझ लो पहले होता क्या, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो पहले क्या करना, 50,000 रुपया है ना, तो वहां पे लिखना पड़ेगा जो लॉस, ठीक है ना, लॉस लिखना पड़ेगा, जो भी साल का बना रहे उस साल का लॉस कितना 50,000, उसको ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मेथड से। उसके बाद आप कंपेयर करो, डेप्टर्स पहले 20,000 है, उसका क्या हुआ 15,000। डेप्टर्स पहले जो हमको मिलने वाला था वो 20,000, अब हो गया कितना 15,000 2023 में और 2024 में। तो 2024 में क्या दिखा रहा है, कम, तो 5,000 रुपया क्या हो गया कम। तो जो यहाँ पे कम हो रहा है ना डेप्टर्स, वो ऐड करना होगा, इसमें 5,000 रुपया प्लस करना होगा, ठीक है, क्योंकि कितना रुपया हमको मिल चुका है। अब आगे बात करेंगे क्रेडिटर्स। ये 10,000 देखो किसमें ऐड करोगे 50,000 में, ये माइनस में चला जाएगा ब्रैकेट में, ये माइनस में है, लॉस में है ना, तो माइनस में, माइनस वाले में से 5,000 रुपया क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। अब समझो यहाँ पे 10,000 रुपया क्रेडिटर्स पहले था, अब ये 8,000 रुपये घट गया, मतलब ये हुआ मुझे पैसा देना पड़ा, लॉस 2,000 रुपये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है
बी आर पहले 6000 था, फिर 8000, ये बढ़ गया। अगर ये बढ़ रहा है बी आर, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हुआ तो यहाँ पे बढ़ रहा है 2000 पे, यहाँ भी माइनस होगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बोला गया 8000, फिर हो गया 7000, ये भी आपको प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा वही आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। नहीं समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको ऑरली समझा दिया किस में क्या होना चाहिए। आप इसको बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अगर बनाऊं तो आप यहां तक क्वेश्चंस देख लिए, ये क्या है। अब इस क्वेश्चंस का आंसर आपको यहां पे पहले से आप समझ लो, ठीक है। आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा बच्चा, आ रहा है ना। अब क्या क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला आपको क्या करना है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने लॉस ड्यूरिंग द ईयर इसको आपने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा। ये आपको इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो, अब ऐड या लेस अगर कहें तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल होगा। अब डिक्रीज इन डेप्टर्स, तो मैंने अभी आपको बताया 20,000 से 15,000 हुआ है, तो 5,000 रुपया की डिक्रीजिंग हुआ, तो मैंने बोला आपको ऐड करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ऐड है, यहाँ पे ऐड किया गया। उसी तरफ से अगर बात करें डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहाँ पे 8,000 से 7,000 हो गया, 1,000 रुपया कम हुआ। तो अगर 1,000 कम अगर हुआ तो यहाँ पे डिक्रीज करा। अगर डिक्रीज करा तो इसमें फॉर्मेट में इसका रूल्स होते हैं, इसको ऐड करना होता है, इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पे ऐड करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला कि इंक्रीज इन बी आर रिसीवेबल, अगर यहाँ पे बी आर 6,000 से 8,000 रुपया हो गया, 2,000 रुपया लग रहा है बढ़ रहा है, ये बी आर आ चुका है, मतलब देना पड़ेगा फ्यूचर्स में, यहाँ पे लॉस होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, मतलब ये हुआ जो पहले 10,000 रुपया क्रेडिटर्स था, अब यहाँ पे 8,000 रुपया हो गया, 2,000 रुपया यहाँ पे क्या हुआ क्रेडिटर, मतलब हमने पैसा चुका दिया, तो पैसा तो गया ना, इसी वजह से यहाँ पे लॉस हो गया 2,000। ये सब मैंने बात बोला। तो ये देख लो बच्चा, ये रहा आपका फॉर्मेट, ये रहा आपका फॉर्मेट। आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाने पड़ेंगे, बात समझ में आ गया। ये रहा आपका फॉर्मेट, इस क्वेश्चन को ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखो 50 रुपया तो माइनस में ही है। अब इसको अगर आपको बता दें तो 5 1 6,000, ये कितना हुआ 6,000 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4,000, ये आपका माइनस में, ये 4,000 क्या है माइनस में, और ये भी आपका क्या है माइनस में। तो यहाँ पे 50 प्लस 4 कितना हुआ 54,000। अब 54,000 जो कि आपका नेगेटिव बैलेंस है, इसमें अगर आप 6,000 रुपया अगर और आप जोड़ देते हो तो यहाँ पे माइनस में, ये माइनस में लॉस, यहाँ पे जो दिख रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि आपका आउटफ्लो हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इक्वल टू 48,000 होगा। जब इसको जोड़ घटाव करके निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 48,000, जो कि नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ये आउटफ्लो। अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चा आउटफ्लो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो क्या होता इनफ्लो, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गया, आपको ये बातें समझ में आ गया ना, क्या क्वेश्चंस था और यहाँ पे क्या इसके आंसर्स हुए हैं। तो आप प्लीज फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चा। ये आपको क्वेश्चंस नंबर जो 17 है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ पे क्या क्वेश्चंस कह रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर। देखो अगर मैं इसको अगर बना के एक एक की बातें करूं तो बहुत लंबा वीडियो बनता है। एक क्वेश्चन को बनाने लगभग में कहा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। अगर इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन में बात कर रहा हूं अगर यहाँ पे अगर सॉल्व करूं तो वीडियो लंबा बनता है। मेरा काम है आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देना, और उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसका काम है समझा देना, ठीक है। उसको हमने क्या किया आपको समझा दिया, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में अब यहाँ पर अगर बात देखें तो लगे जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स लिया, 10 रुपए के हिसाब से दे रहा है, कॉल्ड अप हुआ था बाय हेल्ड प्रशांत। प्रशांत नाम के यहाँ बताया जा रहा है, इश्यू एट प्रीमियम 2 रुपया जो दिया गया 2 रुपया प्रीमियम पे पर शेयर। प्रशांत पेड किया है 3 रुपया एप्लीकेशन पे, और ही कुड नॉट पे 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपया जो इंक्लूडिंग से प्रीमियम है वो पैसा नहीं दिया। ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम के पैसा जो है वो अलॉटमेंट वाला इसमें दिया होगा, शामिल होगा। तो बोला कि 2.5 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड 1.5 जो है फाइनल कॉल की बातें चल रहा है। दिस शेयर ओवर बोला गया री इशू किया गया है
अच्छा, अभी आपको मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताया था जो भाई, जो अगर शेयर्स के पैसे अगर जमा नहीं करते, जो कॉल मनी है, अब वो कॉल मनी पैसा अगर जमा नहीं करता है तो क्या किया जाएगा उस केस में, उसके सारे जो है ना शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है, जब्त कर लिया जाता है। तो आप बोला कि यहाँ पे जो शेयर नहीं दिया गया है उसके हिसाब से उसको फॉरफिट कर लिया गया, फिर से रीइश्यू कर दिया गया श्री मुकेश को 9 रुपये के हिसाब से पर शेयर, गिवन द जर्नल एंट्री फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर का। तो यहाँ पे रीइश्यू का मुझे जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, फॉरफिटेड का करना पड़ेगा। पहली बात ये, फॉरफिटेड का अमाउंट कितना होना चाहिए ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले इसको समझो, पहले यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। फॉरफिटेड पर शेयर के हिसाब से अगर बात करें बच्चा, जो फॉरफिटेड हुआ है, इस फॉरफिटेड के हिसाब से अगर मैं आपको समझा दूं तो पहले समझने की कोशिश करो क्या क्या फॉरफिटेड किया गया। देखो क्या क्या चीज दिया हुआ है, एक एक चीज को समझो। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉरफिटेड पर शेयर्स की अगर बातें करें तो देखो, पेड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे यहाँ पे 3 रुपया दे रहा था तो मैंने 3 रुपया लिखा, सब एक एक डिटेल में बातें लिखा है। अनपेड जो यहाँ पे दिख रहे कितना पैसा पे नहीं किया, तो यहाँ पे लिखा है कुड 5 रुपीज पे नहीं किया अलॉटमेंट पे, आप बोला गया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रशांत पेड किया 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन। अब आगे फुल स्टॉप के बाद लिखा ही कुड नॉट पे, यहाँ पे 5 रुपये अलॉटमेंट में बताया जा रहा है, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल बताया जा रहा है, 1.5 फाइनल कॉल पे। मतलब पहला एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे दिया है और उसके बाद पैसा ये नहीं दिया है, ठीक है ना। जब नहीं दिया है तो हमको यहाँ पे पता करना पड़ेगा जो अनपेड मतलब जमा कितना नहीं किया है। यहाँ देख सकते हैं अलॉटमेंट पे 5 रुपया और यहाँ फर्स्ट कॉल पे 2.5 और फाइनल कॉल पे 1.5 हुआ कि नहीं। अब इसको जोड़ लिया जाए, 2 1 3 1 4 5 4 9 रुपया। अब ये 9 रुपया जो दिया गया यहाँ पे 9 रुपया यहाँ पे अनपेड है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल की बातें करें तो 400 रुपया यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी 400 शेयर से 10 रुपए के फेस वैल्यू के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं 400 इंटू 10 तो शेयर कैपिटल में जाएगा 4000 रुपया। प्रीमियम की बातें कर लेते हैं 400 रुपए के हिसाब से, इसमें बोला कि इशूड प्रीमियम पे 2 रुपया यहाँ पे प्रीमियम भी है ना। अब ये 5 रुपए इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट की बात है, 2 रुपए इसमें से घट जाएगा तो अलॉटमेंट का रुपया कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो बोला गया है जो भैया जो प्रीमियम है ये 2 रुपया प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अगर मल्टीप्लाई कर दे जो कि अनपेड है, इसी में इंक्लूड है, इसी में है ना, जो नहीं पैसा दिया नॉट पे है तो प्रीमियम का पैसा इसी में है। तो इसको अगर हम लोग 400 शेयर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 800। यहां तक बात आपको समझ में आ गया, यहां तक बात आपको समझ में आ गया। अब आगे समझो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे बोला गया यहाँ पे जो कॉल्स इन एरियर बकाया तो वही था, ठीक है ना। तो कैसे अलॉटमेंट पे 3 रुपया होगा क्योंकि 5 रुपया यहाँ जो अलॉटमेंट की अगर बातें कर रहे हो, ये जो लिखा हुआ है अलॉटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अलॉटमेंट 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन 5 रुपये थोड़ी मिलेगा, 5 में से 2 रुपया क्या है प्रीमियम का, तो 3 रुपया अलॉटमेंट हुआ, 2 रुपया क्या है प्रीमियम का, इसी वजह से यहाँ पे 3 रुपये लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अलॉटमेंट का 400 गुने 3 तो कितना हुआ 1200। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉल जो था वो कितना रुपया है 2.5, 400 शेयर है ना, तो 400 को हम लोग क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1000। फाइनल कॉल कितना दिया हुआ है 1.5 नजर आ रहा है, तो 1.5 को अगर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6000, ठीक है, होगा ना। ये थोड़ा ज्यादा है, 15 चौका 60, ये 6000 होगा 600 होगा। जब यहाँ पे 1000 हो रहा है तो यहाँ पे 600 होगा, 1000 नहीं होगा, कितना होगा 600 होगा। बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। अब यहाँ बोला गया है अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट कितना फॉरफिट किया जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे 400 इंटू हो जाएगा 300, यहाँ पे हो जाएगा 1200 रुपया का फॉरफिट किया जाएगा। ये तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इस तरीके से हुआ, और यहाँ पे फॉरफिट की बातें चले 1200, 400 गुने 3, 1200 को क्या किया जाएगा फॉरफिट कर लिया जाएगा। अब ये सब हुआ वर्किंग नोट, ये सब क्या हुआ वर्किंग नोट। तो प्लीज बच्चों ये आप क्या करो अच्छे तरीके से पहले वर्किंग नोट की बातें कर लो जी, इसमें इतना आएगा, ये वर्किंग नोट है। पहले वर्किंग नोट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख के यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि अब इसके जर्नल एंट्रीज है ना, इसी में ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ना, पहले वर्किंग नोट, ध्यान रखना पहले क्वेश्चंस और उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ देना एग्जाम में, ठीक है ना। पहले स्पेस छोड़ देना, फिर नीचे में वर्किंग नोट करना, और फिर जो स्पेस छोड़े वहां पे जाके क्या कर देना है जर्नल एंट्री कर देना है। ये बात समझ में आ गया। अब इसके अगर जर्नल एंट्री अगर मैं बताऊं आपको
तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं जर्नल एंट्री करके रखा हूं, इसको आपको समझा देते हैं जो भाई यहाँ पे क्या से क्या आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, इतना में चल जाए, इसको छोटा किया जाए। क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना में दिख जाएगा, क्वेश्चन दिख जाएगा बच्चा। अभी इसको मैंने भी दिखा दिया। अब यहाँ सुनो, यहाँ जो आप दिख रहे हो बच्चा, इसको इरेज करना पड़ेगा, तभी तो आपको यहाँ पूरा एंट्री समझ में आएगा। एंट्री सही तरीके से आपको नोट कर लेने, बिना एंट्री का ये क्वेश्चंस पूरा नहीं है, इसीलिए एंट्री जो है ना, ये तो 400 के 3 आपको समझ में आ चुका है जो मैंने क्या किया। आप सुनो, ये था आपका जर्नल एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो जर्नल एंट्री है आप समझ जाओ क्या क्या बोला गया है। शेयर कैपिटल 400 होगा, तो उसके हिसाब 400 के मतलब 400 को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 रुपया आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर बातें करें तो मैंने अभी निकाला था ना, 400 में 2 रुपया प्रीमियम पे है ना, तो 4 दूना 800 रुपया आ गया था। उसके बाद यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट शेयर का अगर बातें करें 3 रुपया था, क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम का और 3 रुपये से बाकी था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 1200, ये भी मैंने अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको। शेयर फर्स्ट कॉल पे मैंने 1000 रुपये निकाला था, फाइनल कॉल पे 600 रुपये निकाला, और शेयर फॉरफीचर जो होगा वो कितना होगा 1200 रुपया, 400 गुने 3 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैसा को फिर से बोला गया फॉरफिटेड ऑफ 400 शेयर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जिसके वजह से इसको क्या किया गया, फॉरफिट कर लिया गया। अब आगे की अगर बातें करें तो बैंक अकाउंट में जाएगा 3609, अगर बातें करें 9 रुपया की बात चल रहा था, तो देखो यहाँ पे री इशू ऑफ 400 फॉरफिटेड शेयर ऑफ एट ₹9 पर शेयर, तो 9 को 400 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 होगा, तो 3600 यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल कितना था, 10 रुपया था ना फेस वैल्यू, और 9 रुपये पे रिसीव कर रहा है, तो 1 रुपया जो 400 गुने यहाँ पे 1 जो होगा वो 400 यहाँ पे चला जाएगा एक तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों जोड़ लेंगे 3600 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड डेबिट 800 के हिसाब से, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 रुपये के हिसाब से था ना, तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3200 रुपया का यहाँ पे क्या क्या, सॉरी 3600 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया हुआ, और यहाँ पे 4 दूना 800 रुपया, ये 800 रुपया जो जाएगा वो चला जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में और टू कैपिटल रिजर्व में, और फिर इसको जो है ना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, इसी का रिवर्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, इसके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस एंट्री को और ये क्वेश्चंस को सही तरीके से समझने की कोशिश करें, मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिख रहा है बच्चा, वो लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका मतलब यही हुआ, आप इसको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए आपको पहले प्रोप्राइटरी फंड्स की जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले फंड निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से, तभी यहाँ पे निकल पाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या बात है। देखो बच्चा, यहाँ पे अगर हम इसको निकाल रहे हैं प्रोप्राइटरी फंड्स के हिसाब से, तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्रोप्राइटरी फंड चाहिए, मैंने अभी बताया आपको। तो प्रोप्राइटरी फंड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जितना भी एसेट है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी अगर करते हैं बच्चा, तो क्या निकल के आता है, प्रोप्राइटरी फंड आता है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं क्वेश्चन, जो टोटल एसेट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट, अब प्लस में अगर देखा जाए तो करंट एसेट, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जितना भी नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है, दोनों को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आता है टोटल एसेट, TA। ये हुआ टोटल एसेट। टोटल एसेट में यहाँ पे देख सकते 3,60,000, 3,60,000 नॉन करंट एसेट कितना है, 3,60,000, और करंट एसेट कितना है, तो 90,000। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 4.5 लाख यहाँ पे आ रहा है, 4,50,000 आ रहा है। ये हुआ हम लोग का करंट एसेट, मतलब टोटल एसेट। करंट एसेट तो अलग हुआ, टोटल एसेट हो गया। उसके बाद अगर हम मुझे निकालना अगर है टोटल लायबिलिटीज, इसमें भी वही बातें हैं, जो करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म अगर बातें किया जाएगा लायबिलिटीज को जोड़ लो, तो यहाँ देखो जो 2 लाख आपको नजर आ रहा है बच्चा, वो क्या है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, ये भी लायबिलिटीज है। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3.5 लाख। अब 3.5 लाख अगर कहें तो इसमें से माइनस करना है, किसमें से, करंट एसेट, सॉरी टोटल एसेट में से। तो टोटल एसेट यहाँ पे 4.5 लाख हुआ, और 4.5 लाख में से अगर हम लोग यहाँ पे करंट लायबिलिटीज को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचा, सॉरी माइनस नहीं, पहले जोड़ लो तो 3.5 लाख हुआ, और टोटल एसेट में से
टोटल एसेट में से अगर टोटल लायबिलिटीज को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 लाख। ये क्या निकल के आएगा? प्रोप्राइटरी फंड। ये है आपका प्रोप्राइटर फंड्स की बातें चलेगा। अब मुझे अगर इसका निकालना है रेशियो तो क्या करना पड़ेगा बच्चा? तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोप्राइटर अगर रेशियो निकालना है तो प्रोप्राइटर रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है? प्रोप्राइटर फंड्स है कि नहीं है? वैसे तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो प्रोप्राइटर फंड्स अब बाय में हो जाएगा टोटल एसेट, हो जाएगा ना? टोटल एसेट। अब यहां पे क्या करो, जो प्रोप्राइटर फंड है वो कितना है? 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे लिख देते हैं। अब बाय में टोटल एसेट, तो टोटल एसेट मैंने अभी निकाला था, ठीक है, ये टी निकाले हैं ना यहाँ पे टोटल एसेट 4,50,000, तो यहाँ पे 4,50,000 यहाँ पे लिख दिया जाए। अब जैसे इसको लिखते हैं तो 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 10, है ना? 10 अपॉन में 45, यही है ना? अब इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट करें तो चलो 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से तो कैंसिल होगा नहीं, 5 टेबल से, तो 5 और यहाँ पर अगर करते हैं तो 9, ठीक है, 5 और 9। इसको अगर हम लोग चाहें तो डेसिमल में कर सकते हैं। डेसिमल मतलब क्या? और भी इसके रिड्यूस कर सकते हैं। 5 2 जा 5, अच्छा 5 से नहीं होगा, 2 से होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा ना? 5 2 जा 10 और 9 5 जा 45 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते 95। इसका मतलब यही हुआ बच्चा, अब जरूरत नहीं है, पहले मुझे लगा, अब इसका जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा? 2:9। क्या रेशियो बना? 2:9। तो यही है आपका क्वेश्चंस प्रोप्राइटरी फंड्स निकालने के लिए। तो प्रॉपर्टी फंड्स का पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद ही आप इसको निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर्स का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 100% आप इसको अच्छे तरीके से, और ध्यान रखना सब्सक्रिप्शंस वाला, ठीक है ना? जो भी सब्सक्रिप्शंस की बातें करें, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का है वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। वैसे जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक मैं आपको क्वेश्चंस इंपोर्टेंट जो है ना, वैसे तो फाइनल जो होगा, जो फाइनल एग्जामिनेशन जब आपका आएगा उस समय आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दूंगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन है ना 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा, ठीक है? चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की बातें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग दिया 31 मार्च 2019 के हिसाब से। अब इसका अगर मुझे बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर तो बहुत ही सिंपल है। पहली बात ये, आपको उसके लिए फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, जो कौन सा किधर जाएगा, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंडिचर है। अब बताओ फीस कलेक्टेड क्या है, इनकम या एक्सपेंडिचर? तो इनकम साइड में डाल देना, ठीक है। सैलरी पेड क्या है, इनकम या एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा वाला साइड में, एक्सपेंडिचर वाला साइड में दे देना है, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है। अब ये अगर खर्चा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो क्या करना है, एक्सपेंसेस में डाल देना, एक्सपेंडिचर में डाल देना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर में रख दो। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस में डाल दो, एक्सपेंडिचर में डाल दो। रेंट पेड ये भी आपका खर्चा है, इसको भी डाल दो। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, मतलब जितने भी खर्चा है बच्चा उसको एक्सपेंडिचर में डाल दो, और जितना भी इनकम है उसको इनकम वाले साइड में डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना ये परचेज ऑफ बुक है ना, नहीं ट्रीटमेंट होगा। ये परचेज ऑफ बुक का इनकम और एक्सपेंडिचर्स में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक है। तो 3 लाख में हमको लग रहा है, सीधी सी बात, ये 3 लाख है। आप 3 लाख में से अगर सबको जोड़ लेते हैं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 3 लाख में से अगर 3 लाख हुआ, ठीक है, डेबिट साइड के हिसाब से 2 लाख 16,000 17,000 12,000 10,000 और 8,000, ये सबको जोड़ लो, ये सबको जोड़ लो। 18,000 को नहीं शामिल करना, ठीक है ना। इतना जोड़ लो, 2 लाख 16,000 17,000 12,000 10,000 और 8,000, ये सबको जोड़ के 3 लाख से घटा दो, अपने आप सरप्लस अमाउंट चला आएगा। क्योंकि इसमें हमको लग रहा है सरप्लस ही आना चाहिए, क्योंकि 3 लाख अब आगे 2 लाख और उसके बाद शब्द कम ही नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ साइड। यहाँ पे आपने देख लिया क्या है, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। आप जैसे कि देख लो यहाँ पे, ये ऑलरेडी अगर आप ध्यान से अगर देखते हो बच्चा तो आपको बात पता चल जाएगा जो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। कंपेयर करो, यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चा, क्या नजर आ रहा है,
सैलरी है 2 लाख जो कि एक्सपेंडिचर से, ये क्या है एक्सपेंडिचर वाला साइड है कि नहीं। तो आप देखो मैंने बोला था 2 लाख 16,000 17,000 12,000 10,000 और 8,000 सबको जोड़ लो तो आया 2,63,000 और 3 लाख यहाँ पे है। तो 3 लाख में से अगर हम लोग 2,63,000 को माइनस अगर कर देते हैं, 3 लाख यहाँ पे हुआ टोटल इनकम कितना है 3 लाख, और 3 लाख में से अगर मान लीजिए जो एक्सपेंडिचर है कितना हुआ 2,63,000, तो 3 लाख में से अगर 2,63,000 को माइनस करते हैं तो 37,000 रुपये क्या होगा सरप्लस होगा। और ध्यान सुन लो परचेज ऑफ बुक 18,000 है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बच्चा, जो कि हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। ये हुआ डेबिट साइड, ये हुआ क्रेडिट साइड, एक तरफ इनकम को लिखते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और खर्चा मतलब डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जो आपने देखा जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो मैंने बना दिया, ये क्या है आपका एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो बच्चा मैंने यहाँ पे आपको 20 अगर कहा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 5 मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो में बातें करा है, लेकिन आपको बनाने से पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पे आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। 100% कहते हैं गारंटी के साथ बोलते हैं आपको 90% से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं अगला जो वीडियो है हम लोग का क्लास 12 का ही अगर बातें करें, या तो बिजनेस स्टडी की बातें करेंगे या इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, कि उसमें भी आपका क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।